नमस्कार दोस्तों। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति ही एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। इसीलिए मान्यवर साहब ने बहुजनों को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के इस दौर में हमारा बहुजन समाज राजनीति में काफी पीछे है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर मूल निवासी बहुजन समाज राजनीति से इतना दूर क्यों है और कब तक रहेगा। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। मूल निवासी बहुजन सत्ता से दूर क्यों और कब तक। भारत में ब्राह्मणों द्वारा कमाल की वर्ण व्यवस्था पैदा की गई। ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। दुनिया में वर्ग तो हैं, एक अमीर वर्ग है तो दूसरा गरीब वर्ग है, एक गोरा वर्ग है तो दूसरा काला वर्ग है। वर्ग तरलता है, गरीब अमीर बन सकता है और अमीर गरीब हो सकता है। भारत देश की बहुसंख्यक आबादी को शूद्र बना दिया गया। उसे बता दिया गया कि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, इसलिए तुम्हें शूद्र वर्ण में जन्म मिला। इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में उच्च वर्ण में जन्म मिलेगा। शूद्र वर्ण ने इसको सच मान लिया। एक बहुत बड़ी आबादी को जड़ बना दिया गया, यानी वो हिल नहीं सकता। शूद्र ने भी मान लिया कि होए कोई नृप हमें क्या हानि। यकीन करिए, यदि शूद्र वर्ण न होता तो भारत कभी गुलाम न होता। शूद्रों का एक बड़ा दल विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ता। रक्षा का कार्य सिर्फ 5% क्षत्रियों को दे दिया और कहा कि तुम यश कमाओ, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। मुट्ठी भर क्षत्रिय आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर पाए तथा वैश्य वर्ण से कहा कि तुम व्यापार करो और धन कमाओ, इससे ज्यादा कुछ विचार न करो, और खुद सबसे ऊपर खुद बैठ गया। शूद्र वर्ण बनाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। अचानक ही शूद्र वर्ण नहीं बनाया गया। बहुत ही दार्शनिक तरीके से यह वर्ण पैदा किया गया ताकि बहुसंख्यक वर्ण तीनों उच्च वर्णों से कोई प्रतियोगिता न कर सके और वर्णों के बीच सभी तरह की प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इससे ऊपर के तीनों वर्णों को बहुत लाभ हुआ और कोई प्रतियोगी न होने के कारण उन्होंने बहुत बड़ी उन्नति कर ली। शूद्र वर्ण के सारे मानवीय अधिकार खत्म कर दिए। उसे पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया ताकि वो हांडी में थूके और झाड़ू से अपने कदमों के निशान मिटाते हुए चले। उनकी परछाई भी अपने ऊपर पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। उनकी अलग बस्ती बना दी गई। सार्वजनिक रास्तों पर वो चल नहीं सकते थे। आज भी शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछता हूं, शूद्र मंदिर में जाते ही क्यों हैं? मंदिर छोड़ो, स्कूलों और पुस्तकालयों की ओर चलो। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन स्कूलों और पुस्तकालयों की ओर मुड़ेगी, मेरा देश सर्वशक्तिमान बन जाएगा। हजारों वर्षों से हम बहुजन मूल निवासियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा ही नहीं ग्रहण करने दी। हमें बताया गया कि ऊपर के 3 वर्षों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हमें धर्म और भगवान, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक के जाल में ही फंसाए रखा गया ताकि शासन सत्ता तो दूर, हमें मनुष्य होने का भी आभास न हो सके। हमें कर्म के आधार पर विभिन्न 6743 जातियों में बांट दिया गया ताकि अलग अलग रहकर जाति को सीने से लगाकर घूमते रहें। ब्राह्मण वर्ण में कोई जाति क्यों नहीं है? यदि है तो वे सभी आपस में बेटी रोटी का संबंध बनाते हैं। क्षत्रिय वर्ण में भी कोई जाति नहीं है। यदि है तो वे सभी आपसे में बेटी रोटी का संबंध बनाते हैं। इसी प्रकार वैश्य वर्ण में भी कोई जाति नहीं है। यदि है तो वे सभी आपस में बेटी रोटी का संबंध रखते हैं। अब बात यहां आकर रुकती है कि इन 3 वर्ण में जातियां नहीं हैं, तो फिर शूद्र वर्ण में जातियां कहां से आ टपकी? तो सीधी सी बात है कि उच्च वर्ण ने अपने सभी कार्य करवाने के लिए इन जातियों का निर्माण किया। जैसे जो उनके लिए अन्न उगाएगी वो किसान लोधी होगा, जो दुग्ध पैदा करेगा वो ग्वाला अहीर होगा, जो लोहे के औजार बनाएगा वो लुहार होगा, जो उनके लिए लकड़ी की वस्तुएं बनाएगा वो बढ़ई होगा, जो उनके लिए कपड़ा बनाएगा वे कोरी जुलाहा होगा, जो उनके लिए जूता बनाएगा वो चमार होगा,
जो उनके बाल काटेगा वो नाई होगा, जो उनके कपड़े धोएगा वो धोबी होगा, जो उनका मल गंदगी साफ करेगा वो बाल्मीक होगा आदि। ब्राह्मण अपना कार्य स्वयं नहीं करना चाहता, वो दूसरों से करवाता है, वो परजीवी है, दूसरों के श्रम पर जीवित रहने वाला व्यक्ति। जाहिर है कि जन्म से कोई जाति नहीं होती, जन्म से सभी मानव एक है। जातियां तो पशु पक्षियों में होती हैं। हम पशुओं का मल देखकर ही बता देते हैं कि यह मल हाथी, घोड़े, भैंस, बकरी, सुअर आदि का है। क्या कोई ब्राह्मण 5 व्यक्तियों के अलग अलग मल को देखकर बता सकता है कि ये मल लोधी का है, ये अहीर का है, ये कोरी का है, ये चमार का है, ये गड़हरियां का है? यदि नहीं बता सकता है तो स्पष्ट है कि मानव में कोई जाति नहीं होती। यदि जाति होती तो मल अलग अलग होता। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण यदि शूद्रों की अलग अलग जातियां नहीं बनाता तो हम सभी मिलकर उनका वर्चस्व खत्म कर देते और शिक्षित होकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेते। इसलिए उसने हमसे पढ़ने का अधिकार छीनकर हमें एकजुट होने से रोका और वे इस कार्य में सफल रहे और आज भी हैं। आज शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण भी एक ब्राह्मणी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, ताकि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा न ग्रहण कर पाए। बिना उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति के अंदर जागृति नहीं आती, और जब तक जागृति नहीं आती तो कोई सामाजिक चेतना नहीं आ सकती, और जब सामाजिक चेतना नहीं आती तो कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, और जब तक कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं होता तब तक कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसी कारण हम आज तक कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाए। जब आर्य ब्राह्मणों ने यूरेशिया से भारत में आकर हमारी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को तहस नहस कर दिया और अपनी मनुवादी व्यवस्था हम पर थोप दी, सैकड़ों वर्षों बाद तथागत बुद्ध ने मौन क्रांति कर मानवतावादी व्यवस्था लाकर खड़ी कर दी। तब सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण कर राज किया। उसके बाद बहुजनों ने राज किया और अपना परचम पूरे विश्व में लहराया। बाद में ब्राह्मण सेनापति पुण्यमित्र शुंग ने बहुजन राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित कर दी। हमारे बहुजन नायक संत कबीर, रैदास, नारायण गुरु, संत गाड़गे, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, डॉ. B.R. आंबेडकर, शिवदयाल चौरसिया, E.B. रामास्वामी पेरियार, बाबू जगदेव प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम आदि ने बिखरे समाज को जोड़ने का प्रयास किया। मान्यवर कांशीराम जी ने SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी को एकजुट करने का कार्य किया और एक बहुजन समाज बनाया। ब्राह्मणों ने हमें धार्मिक चोला पहनाकर शिक्षा ग्रहण करने से रोका। धर्म ने कहा कि शूद्रों को शिक्षा मत ग्रहण करने दो, यदि वो वेद पढ़ें तो उनकी आंख फोड़ दो, और वेद को सुने तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दो। तभी तो तथाकथित भगवान राम ने शंभू का बद्ध कर दिया और द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ये ब्राह्मणवादी हम मूल निवासियों को जबरन हिंदू बनाए रखे हैं, जबकि हिंदू धर्म का उल्लेख कहीं भी किसी वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में नहीं है। तो फिर हिंदू शब्द आया कहां से? सन 2018 से पहले कोई हिंदू शब्द नहीं था। जब ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार दिया गया तो ब्राह्मणों ने सोचा कि देर सबेर ये व्यवस्था भारत में भी अंग्रेज लागू करेंगे, तब हमारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम ब्राह्मण सिर्फ 3% हैं। वयस्क मताधिकार भारत में लागू होने पर मूल निवासी बहुजनों का शासन आ जाएगा। इसी डर से उन्होंने कहना शुरू किया कि हम भी हिंदू और तुम भी हिंदू। मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब हिंदू के नाम जजिया कर लगाया, तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो विदेशी हैं। यह है उनका दोहरा चरित्र। आज वही ब्राह्मण हमें हिंदू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी को बरगलाकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल आदि धार्मिक जुलूसों में ले जा रहे हैं और मुसलमानों को हमारा दुश्मन बता रहे हैं। हमें अपनी नई पीढ़ी को धार्मिक जुलूसों में जाने से रोकना होगा, अन्यथा हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमें हमारी नई पीढ़ी को बताना होगा कि धर्म या मंदिर की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। धर्म और मंदिर की कमाई जो खाते हैं
वो ये लड़ाई लड़े। हमारी लड़ाई शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, मंडल कमीशन, जातिगत जनगणना कराने की है, संविधान बचाने की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को हम अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं कह सकते। ये सिर्फ ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखने का आंदोलन था। अंग्रेजों से पहले भारत में विदेशी आए, जैसे मुगल, हूण, तुर्क, डच, पुर्तगाली आदि। उनके विरुद्ध ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। यदि ब्राह्मण भारत के सच्चे हितैषी थे तो इनके विरुद्ध भी आंदोलन चलाना चाहिए था। सन 1942 में जब गांधी जी ने फिरंगी, विदेशी, भारत छोड़ो का नारा दिया तो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से कहा, तुम भी तो विदेशी हो, तुम भी भारत छोड़ो। तब महात्मा गांधी ने अपना नारा बदला, फिर कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और जब भारतीयों को अधिकार एवं स्वतंत्रता देने की बात अंग्रेज करने लगे तो गोलवलकर गुरुजी ने कहा, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। अब सत्यता को जान गए होंगे कि कांग्रेस ब्राह्मण किसकी लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके चले गए और भारत पर ब्राह्मणी सत्ता स्थापित हो गई। अब प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई तो जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले तो बहुमत वाले को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन सरदार पटेल को पिछड़ा वर्ग से होने के कारण ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और भारत में ब्राह्मणों का शासन आ गया। इन्होंने मूल निवासी बहुजनों के संपूर्ण उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनाई। संविधान लागू होने के 52 वर्ष बाद जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो इन्हीं उच्च वर्ण के लोगों ने पूरे देश में अराजकता पैदा कर दी और मंडल के विरोध में कमंडल आ गया। कितनी विडंबना की बात है कि आजादी के 57 वर्ष बाद देश को पहला पिछड़ा वर्ग का IAS मिला। ऐसी व्यवस्था पर हमें शर्म आनी चाहिए। आज भी यही ब्राह्मणवादी सत्ता हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, शिक्षा, रोजगार के अधिकार से वंचित किए हुए है। चुपके से निजीकरण करके और सरकारी संस्थान बेचकर आरक्षण खत्म कर दिया गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात है, शिक्षण का व्यवसायीकरण करके आम नागरिक को उच्च शिक्षा से दूर किया जा रहा है ताकि वो पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार न मांगने लगें और समाज के अंदर जागृति, एकता, बंधुता और राजनीतिक चेतना न आ जाए। यदि बहुजन समाज में ये सब आ गया तो देश की मूल निवासी बहुजन 90% जनता एक मंच पर आ जाएगी और ब्राह्मणों को सत्ता से बाहर कर देगी। आज देश की 90% जनता देश के 90% संसाधनों पर गुजारा करने को मजबूर है और 10% उच्च वर्णीय लोग देश के 90% संसाधनों, नौकरियों, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया, व्यापार, उद्योगों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जातिगत जनगणना नहीं होने दे रहे हैं ताकि सही आंकड़े जनता के सामने न जाए कि कौन कितनी मलाई खा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि बहुजन सत्ता से दूर क्यों है? क्या सत्ता में आने का प्रयास नहीं किया गया? हाँ, मान्यवर कांशीराम जी ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को जोड़कर बहुजन बनाया तथा उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन की सरकार बनी। किंतु जो विचारधारा मान्यवर कांशीराम जी ने दी थी उसे बहन मायावती जी ने उलट कर सर्वजन कर दिया। इस कारण संगठन में उच्च वर्ण का प्रवेश हो गया। यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि उच्च वर्ण मूल निवासियों का भला नहीं सोचता और उसने संगठन को रसातल में पहुंचा दिया और यही ब्राह्मणवाद का उद्देश्य है। इसके साथ ही बहन जी ने संगठन में लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म कर दिया और स्वयं सुप्रीमो बन बैठी। कोई भी संगठन तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें लोकतंत्र जिंदा है। अब हमारे समक्ष पुनः वाम सेफ का पॉलिटिकल विंग PPI आकर खड़ा हो गया है। यही बहुजन का एकमात्र संगठन है जो हमें सत्ता के गलियारे तक ले जाएगा। हमें पुनः अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को एकजुट कर चेतना जागृति करनी होगी। मेरा मानना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति में 50 से 60% चेतना आ चुकी है। सभी 6747 जातियों को यथासंभव एकजुट होना पड़ेगा। बाबा साहेब व मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि जाति जाति नहीं है,
हर एक जाति अपने से निम्न जाति को खोज लेती है, इसलिए जाति को समाप्त करना बहुत जरूरी बनी चुनौती है। लेकिन एक काम तो हम कर ही सकते हैं कि अनुसूचित जाति में जो जाति अपने को उच्च मानती है वो अपनी थोड़ी नाक नीची करके निम्न जाति वालों के साथ खान पान का संबंध बनाए। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में जो जातियां अपने को उच्च मानती हैं वो भी अपनी नाक थोड़ी नीचे करके और दिल बड़ा करके अन्य जाति के साथ खान पान का संबंध बनाए। इस प्रकार आपस में भाईचारा और निकटता बढ़ेगी। फिर आपस में हर मुद्दे पर बातचीत का अवसर मिलेगा और तब हम राजनीतिक चर्चा भी कर सकते हैं और न्यूनतम सहमति पर बृहत्तम एका बनाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि इस सब की शुरुआत अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से होनी चाहिए। हमें इस समाज को बताना होगा कि इस समाज ने सर्वप्रथम सामाजिक क्रांति की है। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ईवी रामास्वामी, शिवदयाल चौरसिया, ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, राम नरेश यादव आदि हमारे नायक अन्य पिछड़ा समाज से ही थे। पिछड़े वर्ग को सर्वप्रथम समाज में चेतना और एकता लानी होगी, क्योंकि वे 60% हैं। तभी एकजुटता बनेगी, नहीं तो आज जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमान पिट रहा है, किसी के ऊपर पेशाब की जा रही है, किसी को जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, किसी की अकारण हत्या की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग यह समझे कि मैं तो बचा हुआ हूं, तो यह उसकी गलतफहमी है। जब पूरे देश में आग लगी है तो वह समझे मेरा घर बच जाएगा, तो यह उसकी नितांत मूर्खता है। एक न एक दिन उसका भी नंबर आने वाला है, इसलिए लातों से पहले बातों से ही मान जाओ। अन्य पिछड़ा वर्ग के पिटने के मामले धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज हिंदू धर्म का मेडल गले में लटकाए घूम रहा है और जय श्री राम के नारे बड़े जोर शोर से लगा रहा है। उसे यह नहीं मालूम कि जिन अन्य पिछड़ा वर्ग नेताओं सुश्री उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया के सहारे हिंदुत्व के नाम पर उच्च वर्ग सत्ता में आया और इन्हीं नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 11 दिसंबर 1995 के अनुसार हिंदू नाम की चीज कोई भारत में नहीं है, यह एक गाली है। सरकारों की धूर्तता को देखिए। इस निर्णय के आने के 24 वर्ष बाद भारत सरकार ने दिनांक 4 अक्टूबर 2018 को सभी सरकारी कार्यालयों को पत्र जारी कर कहा कि सभी कार्यालयों से हिंदू व शिवलिंग शब्द हटाया जाए और भविष्य में पत्राचार में इन शब्दों का प्रयोग न किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं को मुखौटा बनाकर सरकारें उनके समाज का वोट ले लेती हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग को जब हक अधिकार देने की बात आती है, झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। यदि सत्ताधारी दल पिछड़ा वर्ग का हितैषी है तो सर्वप्रथम मंडल आयोग की रिपोर्ट ज्यों की त्यों लागू करें और जातिगत जनगणना कराए तथा पूरा 27% आरक्षण लागू करें। हकीकत यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पद खाली हैं, वर्षों से भर्ती नहीं की जा रही है। यदि रिक्तियां निकाली जाती हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग के सामने लिख दिया जाता है कि उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिला। अन्य पिछड़ा वर्ग को यह सारा खेल समझना होगा। उच्च वर्ण को बिना मांगे EWS आरक्षण 10% 4 दिन के अंदर दे दिया गया, जिनकी जनसंख्या ही इस समय 10% है। तात्पर्य यह है कि एक वर्ण को उसकी जनसंख्या के बराबर आरक्षण दे दिया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसकी जनसंख्या आज की तारीख में 60% होगी, उसे 27% भी आरक्षण नहीं किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुसार अपनी आरक्षण की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया कहते थे, जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और वही इस समय इस देश में हो रहा है। मैं कहता हूं, अरे मेरे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, बोलना सीखिए, क्योंकि लोकतंत्र में बोली से काम चलता है, गोली से नहीं। साथ ही अपने हक अधिकारों के लिए जिंदगी का मोह छोड़कर सड़कों पर निकलना सीखिए। एक बात और याद रखें
कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अरे, मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज कब तक सोता रहेगा? यदि सोते रहे तो सोते ही रह जाओगे। सब कुछ तुमसे छीनकर तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ कटोरा थमा दिया जाएगा। अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना समय बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत देर हो जाएगी, तब तुम्हें जागने और सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों ने सींच कर संवारा है। वे लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे क्योंकि वे इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें तो मुफ्त में सब कुछ मिला है, इसलिए या तो वे सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ बेच देंगे या बिल्कुल तबाह कर देंगे। यह सत्य है। अब पिछड़ा वर्ग समाज को तय करना है कि वे अपनी सत्ता में रहना चाहते हैं या दूसरों की सत्ता में रहकर उनके आगे हाथ फैलाना चाहते हैं। कहते हैं कि दूसरों के गुलामी के महल में रहने से अच्छा है कि स्वयं की झोपड़ी में रहो। हम आज भी सामाजिक व मानसिक रूप से गुलाम हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लखनऊ में सन 1948 में एक सम्मेलन में कहा था कि जिस दिन एससी, एसटी और ओबीसी एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन हर व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल बन जाएगा। आशय यह था कि वे सभी सत्ता में होंगे। सबसे पहले हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयारी करनी होगी। बिना कीमत चुकाए सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपनी नाक छोटी और दिल बड़ा करना होगा। यही सामाजिक परिवर्तन के लिए चुकाई जाने वाली कीमत होगी। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी अपने को अन्य जाति से ऊपर मानती हैं, उनको नाक छोटी और दिल बड़ा करके नीचे वालों को गले लगाना होगा। जब हम आपस में गले लगकर एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे तो आपस में खान पान का संबंध बनेगा, और जब एक थाली में खाना खाएंगे तो फिर खाने के समय ही राजनीति पर स्वतः ही चर्चा होने लगेगी। इस तरह एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान भी बामसेफ द्वारा चलाया जा सकता है, जैसा कि अभी भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा एवं संवर्धन राष्ट्रीय व्यापी महाजन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अथवा एक अलग संगठन भी बनाया जा सकता है जो केवल सामाजिक चेतना, एकता और बंधुता के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए। पे बैक टू सोसाइटी वाला सिद्धांत भी अपनाना होगा। जिन्होंने बाबा साहब के संविधान और समाज से लाभ लिया है, वे इन आंदोलनों को आर्थिक सहयोग व अपना समय देकर समाज में चेतना, एकता और बंधुता बढ़ाने के लिए काम करें। किसी भी संगठन व अभियान चलाने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके अभाव में संगठन व अभियान अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाते। यदि समाज में सामाजिक परिवर्तन 60 से 70% भी आ जाता है तो आगे की राह हमारी आसान हो जाएगी। जब बहुजन समाज में सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा तो फिर राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए न्यूनतम सहमति पर वृहत्तम एका बनाना होगा। बहुजन समाज के सभी लोगों के एक जैसे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आरक्षण, जातिगत जनगणना आदि। तो फिर क्यों नहीं हम मिलकर एक लड़ाई लड़ें और अपनी सरकार बनाने की सोचें। जब समाज में सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा तो विरोधी ताकतें हमारी विभिन्न जातियों को बरगलाने का कार्य शुरू करेंगी। वो कहेंगे, अरे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हें एससी, एसटी वालों के साथ जाने से क्या मिलेगा, तुम भी अछूत बन जाओगे। जैसा कि उन्होंने सन 1927 में साइमन कमीशन के भारत आने के समय कहा था और पिछड़ा वर्ग के लोगों को साइमन कमीशन के सामने जाने से रोका। यदि पिछड़ा वर्ग की समस्याएं तभी साइमन कमीशन के सामने प्रभावी ढंग से रखी गई होती तो पिछड़ा वर्ग को तभी आरक्षण का लाभ मिल सकता था, जैसा कि एससी, एसटी वाले लोगों को मिला। हम अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी के बहकावे में नहीं आना है और बाबा साहब के कथन के अनुसार एससी, एसटी के साथ एक मंच पर आना चाहिए ताकि हम सभी मूल निवासी सत्ता के गलियारे तक पहुंच सकें। सोचिए, यदि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था न की होती तो हमारा क्या हाल होता। इस अनुच्छेद की व्यवस्था होने पर भी और संविधान लागू होने के 44 वर्ष बाद मंडल कमीशन लागू होने पर आरक्षण का लाभ मिला। यदि अनुच्छेद 340 और मंडल कमीशन न होता तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कितने सरकारी नौकरियों में होते? अनुमानितः 5 या 10%। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर पूरे बहुजन समाज के नेता थे। यदि मान लिया जाए कि वे दलितों के नेता थे तो दलितों के नेता ने अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुच्छेद 340 देकर उनका साथ दिया
तो हम अन्य पिछड़ा वर्ग को भी दलितों का साथ देकर बाबा साहब का कर्ज उतारना चाहिए। हमारे नायकों डॉक्टर आंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार, शिवदयाल चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, छेदीलाल साथी, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांशीराम आदि ने जो सपना देखा था कि मेरा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी एकजुट होकर शासन सत्ता संभाले, अब इन नायकों के सपनों को साकार करने और उनके सपनों का भारत बनाने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार दक्षिण भारत में ओबीसी की यथासंभव एकजुटता बनी है, वैसी ही पूरे भारत में बनानी होगी। हम बहुजन 85 से 90% हैं और सरकार 35% मतों पर बन जाती है। हमारा प्रतिशत दुगने से भी ज्यादा है, फिर हम सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? इस गणित को बहुजन समाज को दिमाग खोलकर सोचना होगा। जब हम इस गणित को समझ जाएंगे, उसी दिन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। सारे बहुजन की एकता बनाने में एक समस्या आएगी कि अन्य पिछड़ा वर्ग एससी, एसटी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। इसका समाधान यह हो सकता है कि जिस क्षेत्र प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियां बहुसंख्यक हैं, प्रत्येक जाति से एक नेता बनाकर समाज के सामने लाया जाए, वो उस जाति का नेतृत्व करे। फिर सभी जातियों के नेता एकत्र होकर आपस में एकता बनाकर आगे की रणनीति बनाएं। सबको उनकी जनसंख्या के अनुसार सत्ता में भागीदार बनाने का संकल्प लें। सभी एक दूसरों को अपनी नाक नीची करके और दिल बड़ा करके स्वीकार करें। यही एक उपाय है आपसी एकता बनाने का। देश की आबादी का एक बड़ा भाग, लगभग 60% ओबीसी सोया हुआ शेर है। यदि इस शेर को जगा दिया गया तो एक बड़ी सामाजिक क्रांति आ जाएगी और फिर कोई भी एससी, एसटी को पीट नहीं पाएगा। और यदि ओबीसी को उसका इतिहास और उसके नायकों के बारे में पढ़ा दिया गया तो वह मुसलमानों के लिए भी ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। बस जरूरत है उसे जगाने की और उसमें जागरूकता लाने की। मेरा मानना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ही इस देश में मौन सामाजिक क्रांति ला सकता है, तभी सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। और जब सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा तब राजनीतिक परिवर्तन भी आ जाएगा। यानी हमारे पास राजनीतिक सत्ता होगी, तभी हम अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय देश में दो विचारधाराओं के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा है। एक तरफ 10% सत्ताधारी मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं जो 90% बहुसंख्यक लोगों को सामाजिक समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का अधिकार नहीं देना चाहते और बाबा साहब आंबेडकर के भारतीय संविधान को बदलने या बिल्कुल हटाने की बात कर रहे हैं और मनुस्मृति को देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर फुले अंबेडकरवादी विचारधारा वाले बहुसंख्यक बहुजन लोग हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कितनी विडंबना है कि बहुसंख्यक विचारधारा जीत नहीं पा रही है। अब देखना यह है कि फुले अंबेडकरवादी विचारधारा कब जीतती है। जिस दिन यह विचारधारा जीत जाएगी, उसी दिन मूल निवासी बहुजन की सत्ता स्थापित हो जाएगी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही प्रश्न रेंगता रहता है कि मेरा मूल निवासी बहुजन सत्ता से दूर क्यों और कब तक। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।